इस प्रश्न में स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित करना है। तो अपने को ए में क्या दे रखा है कि गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होगा। तो अपने से पूछा जा रहा है कि वी आर एम एस क्या होगा। तो वी आर एम एस को ही अपन वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं और जिसका फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे √3 RT/mw। तो अपन कह सकते हैं ऐसा वाला फॉर्मूला अपने को कहीं क्यू में दिया है कि √3 RT/mw, जहाँ पे आर आपका गैस नियतांक है, टी आपका तापमान है और एम डब्ल्यू आप कह सकते हैं आणविक भार है। तो अपन कह सकते हैं कि एक तो क्यू से मैच हो चुका है। अब बी में अपने को पूछा है कि आदर्श गैस के द्वारा आरोपित दाब क्या होगा। बच्चों आदर्श गैस के द्वारा आरोपित दाब पी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 1/3 रो वी आर एम एस का होल स्क्वायर। क्या ऐसा ऑप्शन अपने को दिया गया है? तो अपन कह सकते हैं कि ऐसा तो नहीं दिया गया, ये वाला अपने को थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन ये रूप कैसे आएगा इसको अपन कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे रो है, रो अपन कह सकते हैं द्रव्यमान घनत्व है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/3। रो की जगह क्या लिख सकते हो? द्रव्यमान अपॉन आयतन और वी आर एम एस का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल एम है वो आप कह सकते हैं कि संपूर्ण गैस का द्रव्यमान है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इस संपूर्ण द्रव्यमान को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक अणु का द्रव्यमान इंटू अणुओं की संख्या। तो क्या इस तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 स्मॉल एम इंटू एन बटा वी। वी यहाँ पे बच्चों आयतन है और इंटू वी आर एम एस वही आपका वर्ग माध्य मूल वेग का होल स्क्वायर है। यहाँ पे एन बटा वी, एन बटा वी को नंबर डेंसिटी या अपन कह सकते हैं संख्या घनत्व कह सकते हैं। तो इसको ये स्मॉल एन से दर्शा सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3, यहाँ पे स्मॉल एन ये हो जाएगा, एन अपॉन वी को अपन स्मॉल एन लिख सकते हैं और एक स्मॉल एम हो गया और यहाँ पे अपन कह सकते हैं बच्चों वी आर एम एस का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका दाब आ गया। तो हम देखें आदर्श गैस के द्वारा आरोपित दाब का मैच इससे हो गया पी से। चलिए आगे देखते हैं गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। अणु की औसत गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो अपन जानते हैं ए बराबर अपन कह सकते हैं 3/2 kT। तो गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 3/2 kT होता है, जहाँ पे ए आपका होता है बोल्ट्जमैन नियतांक और टी आपका होता है तापमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन में डी में बोला है 1 मोल द्विपरमाणु गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा। तो भाई कुल आंतरिक ऊर्जा यानी डेल्टा यू का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आपका एन सी वी डेल्टा टी। तो इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं एन, और सी वी को लिख सकते हैं F/2। और यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा ही चाहिए, चेंज नहीं चाहिए, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं यू बराबर एन सी वी इंटू टी। चलिए अपन कह सकते हैं द्वीप परमाणु है, द्वीप परमाणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि होगी 5 और यहाँ पे मोल दिया है 1। तो अपन एन की जगह 1 रख सकते हैं, एफ की जगह 5 रख सकते हैं, RT/2। तो अपन कह सकते हैं आंसर आएगा 5/2 RT। तो ऐसा ऑप्शन जो डी है वो आर से मैच हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं ए मैच होगा आपका क्यू से, तो ए आपका क्यू से मैच होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया, 2 भी कट गया, तो ए क्यू से इनमें और इनमें ऑप्शन मैच हो रहा है। तो आगे अपन बी बोलें तो बी आपका पी से मैच हो रहा है, तो बी पी से इसमें मैच हो रहा है, तो ये भी कट गया। आगे अपन इसको भी चेक कर लेते हैं, तो सी आपका एस से मैच हो रहा है, सही है, और डी आपका आर से मैच हो रहा है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये अपन कह सकते हैं कि गैसों के अणुगति सिद्धांत का क्वेश्चन था कि जो नीट में पूछा गया ना। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूलों पे बेस्ड है। ये फॉर्मूले सभी को याद करवाए जाते हैं, तो डायरेक्ट आपसे सारे फॉर्मूले पूछे और उन पे ये आसान सा क्वेश्चन ले लिया। इस प्रश्न के अनुसार किसी गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ जो है वो एल बताया है, अणुओं का जो व्यास है वो डी है। तो अपने को पूछा है कि जो एल है वो डी पर किस तरीके से निर्भर करेगा। तो अपन ये फॉर्मूला जानते हैं कि जो माध्य मुक्त पथ होता है जिसको अपन लैम्डा एम से दर्शाते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 1/√2 पाए, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एन टी स्क्वेयर, ऐसा फॉर्मूला होता है जिसको आपको ध्यान रखना होता है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन क्या है। तो लैम्डा एम आपका जो है वो आपका माध्य मुक्त पथ है। एक आप जानते हैं √2 आपका नियत है, पाई भी नियत है, एन यहाँ पे संख्या घनत्व है। संख्या घनत्व होता है बच्चों एन बराबर अणुओं की संख्या और यहाँ पे आयतन। तो एकांक आयतन में अणुओं की संख्या ही आपका संख्या घनत्व कहलाता है। और डी जो है आपका वो आपका व्यास है। डी आपका क्या है? व्यास है। तो अपन कह सकते हैं इसको इसने एल से बोला है, तो एल की इस डी पे निर्भरता इस तरीके से है, तो एल समानुपाती 1/d²। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि लैम्डा एम बराबर 1/√2 पाई एन डी स्क्वेयर, जहाँ पे एन संख्या घनत्व है, डी व्यास है। तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया। धन्यवाद। इस प्रश्न के अनुसार किसी एक परमाणु गैस की औसत तापीय ऊर्जा होती है।
यानी सबसे पहले आपको बताया है एक परमाणु, तो एक परमाणु के लिए स्वतंत्रता इकोटी होगी बच्चों 3। और बाद में आपको पूछा है कि औसत तापीय ऊर्जा, इसके साथ साथ बताया भी है कि बोल्ट्जमैन नियतांक जो है वो के बी है और निरपेक्ष ताप अपन कह सकते हैं टी है। अपन जानते हैं कि मैक्सवेल के ऊर्जा समविभाजन के नियम के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि को, यानी एक कोटि को, और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि को एक ही बात हुई, तो उसको जो ऊर्जा मिलती है वो 1/2 केटी मिलती है, उसको मिलती है। लेकिन अपन कह रहे हैं कि एक परमाणु गैस है, उसकी स्वतंत्रता की कोटि हुई 3, तो अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक कोटि को 1/2 केटी मिलता है, तो 3 को कितना मिलेगा, 3/2 केटी। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एक परमाणु गैस की औसत तापीय ऊर्जा का मान 3/2 केटी होगा, जहाँ पर के आपका बोल्ट्जमैन नियतांक होगा, टी आपका तापमान होगा, जिसमें केल्विन के अंदर, तो इसीलिए इसने बोला कि निरपेक्ष ताप आपका टी है। तो 3/2 केटी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न के अनुसार किसी गैस के लिए जिसका आणविक व्यास आपको डी बताया है, संख्या घनत्व एन बताया है, माध्य मुक्त पथ को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अपन ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही जानते हैं कि माध्य मुक्त पथ जो होता है वो लैम्डा एम से रिप्रेजेंट अपन करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है वो 1/√2 पाई एन डी स्क्वेयर। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये आपका माध्य मुक्त पथ हुआ। अब इसमें अपन समझते हैं कि कौन क्या है। सबसे पहले एन की बात करते हैं, तो एन आपका संख्या घनत्व होता है। परिभाषा इसकी होती है कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या संख्या घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन में अणुओं की संख्या संख्या घनत्व कहलाता है, तो इसी वजह से एन बटा वी लिख सकते हैं। एन यहाँ पे अणुओं की संख्या है और वी आपका आयतन है। टी अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि आणविक व्यास है। तो इस तरीके से लैम्डा एम बराबर होगा 1/√2 पाई एन डी स्क्वेयर। तो ऐसा ऑप्शन अपन देखें तो √2 सब में दिया गया है। उसके बाद अपन कह सकते हैं एन, इसमें डी का होल स्क्वायर नहीं है, इसमें एन का होल स्क्वायर कर दिया है, इसमें एन का होल स्क्वायर कर दिया, तो अपन √2 एन पाई डी स्क्वायर ये वाला ऑप्शन सही कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। दूसरा भी तरीका है कि इस केस में आप विमा से क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आपको क्या पूछा है कि इसके अंदर माध्य मुक्त पथ पूछा है। तो पथ अपन कह सकते हैं कि मीटर के जैसे इकाई रखेगा, तो अपन यहाँ पे चेक करें इसकी, तो अपन कह सकते हैं ये √2 तो नियतांक है, पाई भी नियतांक है, तो एन क्या बोला, एन बोला अणुओं की संख्या बटा आयतन, और डी स्क्वायर बोला व्यास। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों यहाँ से कि इसमें ये क्या आएगा, ये आपका मीटर क्यूब में आएगा, और यहाँ पे आप कह सकते हैं मीटर स्क्वेयर में आएगा। तो यहाँ पे बच जाता है 1/मीटर, जो ऊपर जाके मीटर हो जाएगा। यानी यहाँ वाले को इसको सॉल्व करते हैं तो इसका 1/मीटर बचता है, तो इसको अपन मीटर लिख सकते हैं। तो अपन इसको विमा के सहयोग से भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें नीट ने 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। इस प्रश्न के अनुसार किसी सिलेंडर में 249 किलो पास्कल दाब 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तब आपको इसका घनत्व बताना है। इसके लिए आपको आर का मान भी दे रखा है कि आर बराबर 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो अपन जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, लेकिन अपने को घनत्व चाहिए तो इसको घनत्व के रूप में अपन बदलने की कोशिश करते हैं। तो अपन कहेंगे पी वी, यहाँ पे जो मोल है उस मोल को अपन लिख सकते हैं कि गैस का द्रव्यमान अपोन आणविक भार यानी अणु भार इंटू आर टी। क्या अपन इसको घनत्व के रूप में चेंज करें तो क्या इस तरीके से अपन लिख सकते हैं कि एम डब्ल्यू को अपन इधर लेके जाएं तो पी इंटू एम डब्ल्यू, और यहाँ पे कैपिटल एम बटा वी इंटू आर टी। और अपन ये जानते हैं कि द्रव्यमान अपोन घनत्व है, द्रव्यमान अपोन आयतन घनत्व होता है, द्रव्यमान अपोन आयतन घनत्व होगा। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी एम डब्ल्यू, इसको रो लिख सकते हैं इंटू आर टी। यहाँ से अपना आंसर आ गया रो का, रो बराबर पी एम डब्ल्यू बाय आर टी। अब आगे से आप क्या करिए कि आदर्श गैस समीकरण के चारों रूप याद रखिए। एक होता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, एक होता है पी वी इक्वल्स टू एन के टी, एक रो इक्वल्स टू होता है पी एम डब्ल्यू बाय आर टी, और एक इसी तरीके से रो इक्वल्स टू होता है पी एम बाय के टी। यहाँ पे एम स्मॉल ले सकते हैं अपन। ये 4 रूप होते हैं, ये आपका मोल के रूप में होता है, ये आपके अणु के रूप में होता है, ये आपके घनत्व के रूप में, और यहाँ पे आणविक भार होता है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के दूँ आपको, तो रो बराबर आप कह सकते हो पी इंटू स्मॉल एम बाई के टी। तो पी आपका दाब है, एम आपके प्रत्येक अणु का द्रव्यमान है, के आप बोल्ट्जमैन नियतांक जानते हो, टी आपका तापमान। तो आगे से ये चारों के चारों आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को अपन अब स्टार्ट करते हैं। तो रो का वैल्यू आपको पता करना है, पी का मान अपन यहाँ पे रख
रखें तो क्या रख सकते हैं, देखो यहाँ पे रख सकते हैं कि 249 किलो की जगह लिख सकते हैं 10⁻³ पास्कल। ठीक है, उसके बाद अपन कहेंगे MW, तो MW अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए अपन क्या लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ ये 10⁻³ क्यों आया, क्योंकि अपन जानते हैं कि आणविक भार क्या होता है, आणविक भार होगा यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम पर मोल। तो अपन कह सकते हैं इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए मैंने 10⁻³ से क्या किया है, गुणा किया है। अब यहाँ पे आर की जगह रखिए तो आर अपन कह सकते हैं कि 8.3 आपको दे रखा है, और इंटू टी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं 300 केल्विन। ये वाले एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो रो बराबर आपका हो गया 249 × 2, 249 × 2, और जब इसको सोल्व करोगे तो 8.3 को 3 से जब गुणा करोगे तो ये आपका बच्चों आपको मिल जाएगा, या फिर 300 से गुणा करो तो ये वाला आपको मिलेगा 2490। और जब इसको 2490 और इसको सोल्व करोगे तो 1/10, और 1/10 तो अपन कह सकते हैं 2/10 हो गया, और इसका आंसर आ गया 0.2। और अपन जानते हैं घनत्व का इकाई होता है kg/m³, तो 0.2 kg/m³ देखें तो अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। इस प्रश्न के अनुसार किसी पात्र में भरी गैस के ताप में वृद्धि होने से क्या होगा। अपन कह सकते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि ताप में वृद्धि करी गई है, यानी ताप को बढ़ाया गया है, तो ताप को बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा इसको अपन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि इसके दाब में कमी होगी। अपने को पात्र दिया है तो अपन इसको बंद पात्र माने, तो अपन बच्चों लिख सकते हैं कि जो बंद पात्र होता है उस बंद पात्र का आयतन क्या होता है, नियत होता है। तो अपन कह सकते हैं बंद पात्र हो तो आयतन नियत होगा। जब आयतन नियत हो तो उस केस में अपन क्या बोल सकते हैं कि आयतन नियत हो तो P समानुपाती T हो जाएगा। इस केस में अपन बोलेंगे P समानुपाती T, P समानुपाती T होगा, तो अपन कह रहे हैं कि ताप को बढ़ाया तो दाब में वृद्धि होनी चाहिए थी। यदि पात्र को बंद माने तो इसमें तो कमी बोली है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन दिया है कि इसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी, तो अपन कह सकते हैं कि पात्र बंद है तो द्रव्यमान में कमी या वृद्धि नहीं कहेंगे, अपन कहेंगे द्रव्यमान नियत जैसा रहेगा, ये भी नहीं होगा। अंतरण अणु दूरी में कमी होगी, ताप में अपन कह सकते हैं कि कमी नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो समानुपाती होती है किसके, ताप के। तो अपन कह सकते हैं जो गतिज ऊर्जा है वो आपके समानुपाती होगी ताप के, और आपने ताप को बढ़ा दिया तो आप कह सकते हैं गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी, और इसी तरीके का ऑप्शन भी दिया गया है कि ताप में वृद्धि करने से गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। इस प्रश्न के अनुसार किस ताप पर, यानी अपने को ताप पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन अणुओं की वर्ग माध्यम मूल चाल पृथ्वी के वायुमंडल से पलायन कर सकने के लिए मात्र पर्याप्त हो जाएगी। यानी सूचना दी गई है कि VRMS का मान जो है वो पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग होता है उसके बराबर है। अब ये वाला अपने को पता होता है कि पृथ्वी से पलायन करने के लिए जो वेग या चाल की जो आवश्यकता होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। लेकिन अपन किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलें तो 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। तो अपन 1000 मीटर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11.2 किलोमीटर की जगह मीटर लिखें तो 10⁻³ मीटर पर सेकंड, तो 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड हो गया ये। अब VRMS का फॉर्मूला कौन सा लगाना है आप बताओ, या √3 RT/MW या फिर √3 KT/MW। तो इसी केस में बच्चों अपन देखें 3 KT/m। देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, VRMS का अपन R के रूप में लिखें तो 3 RT/MW होता है, लेकिन K के रूप में लिखें तो 3 KT/m होता है। ठीक है, क्योंकि ये मान अपने को दिया है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 2.67 × 10⁻26 kg है, तो यहाँ पे रख देंगे, और K का मान भी दे रखा है तो इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। दोनों तरफ होल स्क्वायर करो, तो होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 3 KT/m, और 11.2 का होल स्क्वायर करोगे तो 125 हो जाएगा, और 10⁻³ का होल स्क्वायर करोगे तो 10⁻6 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखो 3 का तो 3, K की जगह लेके आओ तो K होगा 1.38 × 10⁻23, ये दे रखा है। T तो अपने को पता करना है, M का मान, तो M का मान यहाँ पे देख लो 2.76 × 10⁻26 kg, और यहाँ पे कह सकते हैं 125 × 10⁻6। इसको सोल्व करते हैं। अपन कहेंगे जब इसको सोल्व करेंगे तो अपन यहाँ पे कुछ बातें कह सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं 10⁻³ माइनस का 10⁻³ यहाँ पे बचा। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको T को मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान देते रहना। T बराबर मैं कह सकता हूँ, देखो 2 इधर 125 से गुणा होगा तो 250 हो जाएगा,
ये 10 की घात माइनस 3 गुना होगा 10 की घात प्लस 6 से, तो 10 की घात प्लस का 3 बच जाएगा और बटा में आ गया इधर से 3। 250 में 3 का जब आप भाग दोगे तो कितना आएगा? t बराबर 250 में 3 का भाग देने से 83.33 आएगा, 83.33। और यहाँ पे 10 की घात 3, ये केल्विन में आया। क्या ऐसा ऑप्शन देखने को मिल रहा है? देखिए इसको थोड़ा सा और लिखें तो क्या इसको 8.3 ऐसे लिख के और 10 की घात 4 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके केस में दो बातें आपको याद रखनी है कि वी आर एम एस इक्वल्स टू √3 RT बाई MW भी होता है और वी आर एम एस बराबर √3 KT बाई स्मॉल m भी होता है। और एक आपको याद रखना है कि पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान या पृथ्वी से प्लायन करने के लिए किसी भी जो अणु की चाल होनी चाहिए वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। धन्यवाद। इस प्रश्न के अनुसार गैसों के एक मिश्रण में T ताप पर 2 मोल ऑक्सीजन है, 4 मोल आर्गन है। कंपन के सभी विन्यासों को नगण्य मानते हुए इस निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? भाई आंतरिक ऊर्जा अपन जानते हैं कि U इक्वल्स टू NCV/T बोल सकते हैं। अपन यहाँ से पता करें कि यहाँ पे दो हैं, एक ऑक्सीजन है एक ऑर्गन है, तो अपन कह सकते हैं U बराबर U1 प्लस U2। इसी केस में कह सकते हैं बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा और सही लिखूँ, NCV को आप क्या कह सकते हो? CV होता है FR/2। अब इसमें अपन कहेंगे इसको ऐसे लिख लेंगे तो जल्दी से लिख देंगे NFR/T डिवाइड बाई 2। चलो मान रखो, पहले केस में N का मान बताओ। तो पहले केस में N का मान है 2 मोल, F का मान अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लिए स्वतंत्रता की जो कोटि होती है उसका मान 5 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो द्विपरमाणविक है, क्योंकि O2 द्विपरमाणविक होगी तो स्वतंत्रता की कोटि होगी 5। ये R, ये T और बटा 2। दूसरे गैस के लिए आ जाओ, उसके लिए 4 मोल, ठीक है, तो मोल तो हो गए 4। आर्गन बताओ, स्वतंत्रता की कोटि आप कहोगे 3 होगा क्योंकि एक परमाणु है, RT बटा 2। एलसीएम ले लो यहाँ से 2, एलसीएम आया 2, एलसीएम आया 2 तो ऊपर कितने आ गए भाई? 10 RT आ गए। यहाँ पे कितने आ गए? 12 RT आ गए। 10 और 12 कितने हो गए? 22। 22 में भाग दे दो 2 का, तो ये आंसर आ गया 11 RT। 11 RT ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला ध्यान रखिए और इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रश्न के अनुसार किसी आदर्श गैस के निर्दर्श, निर्दर्श का मतलब होता है सैंपल, का दाब P है, परमताप T होने पर आयतन V है, तो इस गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान भी अपने को बता रखा है स्मॉल m है। गैस का घनत्व क्या होगा? और घनत्व के जो आंसर दे रखे हैं वो PM और KT के रूप में दे रखे हैं। अपन जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण होता है PV इक्वल्स टू nRT। अपन इसका दूसरा रूप लिखें, जो अपने को क्या चाहिए? घनत्व चाहिए, तो पहले घनत्व के रूप में तो बदलो। तो आप कहोगे PV मोल, अपन कह सकते हैं कि द्रव्यमान अपॉन अणुभार या आणविक भार इंटू RT। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि MW को P के साथ गुणा कर सकते हो और M में भाग लगा सकते हो V का इंटू RT, क्योंकि M अपॉन V द्रव्यमान अपॉन आयतन या द्रव्यमान बटा आयतन बच्चों आप जानते हो घनत्व होता है। तो आपने कहा कि इसको घनत्व बना दें रो, तो रो बराबर फॉर्मूला आ गया PMW बटा RT। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे R के रूप में नहीं चाहिए, अपने को K के रूप में चाहिए। तो PMW को क्या लिख सकते हो बच्चों? MW को अपन लिख सकते हैं, MW का एक रूप होता है कि MW बराबर स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब है बच्चों प्रत्येक अणु का द्रव्यमान, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान इंटू Na। तो ये फॉर्मूला हो गया बटा R और T का T। एक फॉर्मूला अपन K और R में समझ जानते हैं कि R इक्वल्स टू होता है K इंटू Na। K यहाँ पे बोल्ट्जमैन नियतांक है, Na अवगाद्रो संख्या है। अपने को यहाँ पे देखो क्या करना है, P रखना है, स्मॉल m रखना है, K लाना है। तो बच्चों अपन Na अपॉन R लिखें, Na बटा R आपका जो उत्तर होगा, Na बटा R आपका उत्तर होगा 1/K के। तो अपन कह सकते हैं कि Na बटा R को 1/K लिखें, तो रो बराबर बच्चों आप कह सकते हो PM/KT। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें PM स्मॉल m है, ये आ गया रो बराबर PM/KT। अब मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखते हैं तो इस क्वेश्चन को बड़ा जल्दी भी कर सकते थे। कि आदर्श गैस समीकरण जो है उसके 4 रूप होते हैं। पहला रूप होता है मोल के रूप में, तो PV इक्वल्स टू nRT, ध्यान रखना चाहिए PV इक्वल्स टू nRT। दूसरा है अणु के रूप में PV बराबर nKT, ये भी याद रखना चाहिए। और तीसरा है घनत्व। घनत्व के 2 रूप होते हैं, एक होता है R के रूप में जो अभी अपन ने प्रूव करा, रो बराबर PMW/RT,
और एक होता है अणु के द्रव्यमान के रूप में, तो उसको अपन रो बराबर कहते हैं Pm/kT। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें भी बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन क्या है। P आपका दाब है, V आपका आयतन है, N मोल की संख्या है, R गैस नियतांक है, T आपका ताप है। यहाँ पे अपन एक नई चीज़ आई है जो कि N है, वो N अणुओं की संख्या है, K आपका बोल्ट्जमैन नियतांक है। ठीक है, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि MW नई चीज़ आई, तो वो अपन कह सकते हैं आणविक भार है। बाकी वही चीज़ है, रो आपका घनत्व है। यहाँ पे एक स्मॉल m दिया है, तो ये अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक अणु का द्रव्यमान होता है स्मॉल m। तो इस तरीके से आपको चारों याद होता है, तो आप इसको डायरेक्ट ही कह सकते थे कि रो बराबर Pm/kT, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न के अनुसार ताप 27 डिग्री सेल्सियस, दाब 1 × 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर पर किसी दिए गए द्रव्यमान की गैस के अणुओं का वर्ग माध्यम मूल वेग आपको दिया गया है 200 मीटर पर सेकंड, और इसके लिए ताप दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस और दाब दिया गया है 1 × 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये बातें इसके लिए दे रखी हैं। अब क्या करता है कि जब इस गैस के ताप और दाब क्रमशः से 127 डिग्री सेल्सियस, ताप को 27 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, और दाब जो है ना वो 0.05 × 10⁵ पास्कल है। तो मीटर पर सेकंड में इस गैस के अणुओं का वर्ग माध्यमूल वेग क्या होगा। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि तुलना अपने को करनी है, तो Vrms का फॉर्मूला सभी जानते होंगे कि Vrms बराबर होता है √3RT/mw। ये फॉर्मूला जानते हैं। इस केस में अपन कह सकते हैं कि Vrms की जो निर्भरता है वो ताप के साथ है, 3R नियत है, mw अपन कह सकते हैं किसी दिए गई गैस के लिए नियत होगा। तो अपन यहाँ पे बच्चों कह सकते हैं कि Vrms को मैं V लिख रहा हूँ, V समानुपाती हो जाएगा √T। अपन यहाँ पे V2 पता करना चाहते हैं, तो क्या इसको V2/V1 और यहाँ पे अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या T2/T1। चलिए V2 का मान तो पता करना है, V1 का मान बता दो, तो आप कहोगे V1 का मान 200 दे रखा है, तो 200 मीटर पर सेकंड। T2 आप कहोगे, T2 रखते हैं तो दूसरे केस में ताप है 127 डिग्री सेल्सियस, तो 127 डिग्री सेल्सियस को अपन चेंज करें केल्विन में, तो 273 ऐड करेंगे, तो ये कह सकते हैं कि T2 आया 400 केल्विन। और यहाँ पे बटा अपन कह सकते हैं T1 27 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में, तो 273 ऐड करो, तो आप कह सकते हो 300 केल्विन आंसर आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं 300। इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों, तो अपन कह सकते हैं कि आ जाएगा 4 √4 कितना होगा 2, और ये रूट के अंदर ही √3 रह जाएगा। तो V2 का मान यहाँ से बच्चों आ रहा है 200 × 2 यानी 400/√3 मीटर पर सेकंड। तो 400/√3 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ये डायरेक्ट था कि Vrms की ताप पर निर्भरता किस तरीके से होती है, इस पर आधारित क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको मोटिवेट मिलता रहे या मोटिवेशन मिलता रहे कि हम ऐसे वीडियो आपके लिए और बनाते रहें। धन्यवाद। इस प्रश्न के अनुसार स्वतंत्रता कोटि एन के पदों में, यानी आपको यहाँ पे स्वतंत्रता कोटि जो अपन एफ से दर्शाते हैं उसको आज एन रिप्रेजेंट करें। ठीक है, किसी गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात यानी Cp/Cv गामा का मान क्या होगा। Cp अपन जानते हैं कि नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है, और Cv आपकी नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो गामा का जो मान आपको निकालना है कि गामा बराबर क्या होगा Cp/Cv। क्या अपन कह सकते हैं कि Cp बराबर क्या होता है Cv+R, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं Cv। तो Cp को मैंने लिख दिया Cv+R/Cv, Cv का भाग लगा दो यहाँ पे, तो आप कह सकते हो Cv/Cv 1 हो गया, और यहाँ पे कह सकते हो R/Cv। Cv का फॉर्मूला तुम जानते हो कि FR/2 होता है, तो चलिए रख दीजिए, तो आप कह सकते हैं 1+R, और Cv की जगह रख सकते हैं FR/2। अपन कह सकते हैं R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, 1+2/F। तो अपन ने F यानी स्वतंत्रता कोटि के रूप में इसका आंसर लिख दिया। ये वाला क्वेश्चन जो है वो स्वतंत्रता कोटि को n से दर्शा रहा है, तो मैं इसको NR/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा 1+2/n। तो क्या ऐसा ऑप्शन दिया गया है 1+2/n, 1+2/n, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूले बताए भी जाते हैं कि गामा इक्वल्स टू क्या होता है Cp/Cv, और इसको अपन 1+2/f से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसी को डायरेक्ट याद था उसने डायरेक्ट कर दिया, नहीं बताया तो अपन इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रश्न के अनुसार किसी गैस के अणुओं की त्रिज्या r हो तो उसका माध्य मुक्त पथ व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन कह सकते हैं क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो एक बार अपन इसको और कंप्लीट करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि माध्य मुक्त पथ को अपन दर्शाते हैं λm से, और इसका फॉर्मूला बच्चों होता है कि λm बराबर 1/√2πn × d²। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे √2π नियत हो गए, n आप कह सकते हैं बच्चों
आपका होता है नंबर डेंसिटी यानी संख्या घनत्व। एन क्या हो गया? एन मैंने कहा कि ये आपका है संख्या घनत्व। और संख्या घनत्व का फॉर्मूला होता है कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। संख्या घनत्व बराबर क्या हो गया? एन अपॉन वी। एन क्या है? अणुओं की संख्या। वी क्या है? आपका आयतन। तो संख्या घनत्व कह सकते हो कि एन अपॉन वी हो गया। डी आप यहाँ पे कह सकते हो व्यास है। डी आपका क्या है? व्यास है। तो डी व्यास होने से अपन कह सकते हैं भाई डी जो व्यास है तो डी बराबर कितना होगा? 2r। तो अपन कह सकते हैं डी समानुपाती आर होगा। तो क्या अपन समानुपाती के केस में ऐसा लिख सकते हैं कि लैम्डा एम समानुपाती होगा 1/d का होल स्क्वायर। और अपन कह सकते हैं डी समानुपाती आर है तो लैम्डा एम समानुपाती होगा 1/r स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं कि त्रिज्या पे निर्भरता इस तरीके से आएगी। क्या आपने को ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वाले ने कहा है कि व्युत्क्रमानुपाती पूछा है। तो अपन कह सकते हैं कि लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न के अनुसार स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर किसी आदर्श गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा को क्रमशः Cp व Cv से निर्दिष्ट किया जाता है यानी दर्शाया जाता है। Cp का मतलब क्या होगा? नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। और Cv का मतलब होगा नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। और इन दोनों का अनुपात यानी Cp/Cv को अपन गामा से दर्शाते हैं। तो आपको पूछा है कि Cv बराबर किसके होगा? तो अपने को Cv का मान पूछा है तो अपन कह सकते हैं कि गामा के रूप में अपने को Cv चाहिए, Cv चाहिए गामा के रूप में। चलिए सॉल्व करते हैं। अपन कह सकते हैं गामा बराबर Cp/Cv होता है। तो अपन बच्चों इसको Cp बराबर अपन जानते हैं, मेयर रिलेशन जानते हैं कि Cp-Cv बराबर होता है R। तो क्या Cp बराबर आप कह सकते हो Cv+R। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं कि Cv+R/Cv। तो अपन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो अपन Cv/Cv कह सकते हैं 1 हो गया, ये R/Cv हो गया। तो मैं यहाँ पे R/Cv लिखूँ तो आप कह सकते हो गामा-1 होगा। क्या अपन कह सकते हैं यहाँ पे Cv/R को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/गामा-1। मैंने कुछ नहीं किया, इसको ऊपर लेके गया, इसको नीचे लेके आया, उल्टा कर दिया। तो Cv/R 1/गामा-1 होगा। अपना टारगेट क्या था? अपना टारगेट था Cv का मान पता करना। तो आप कह सकते हो कि Cv बराबर R/गामा-1। तो Cv बराबर R/गामा-1 ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो थोड़े से आपको रिलेशन पता होने चाहिए कि गामा बराबर Cp/Cv दे ही रखा है। बस एक ये रिलेशन पता होता कि Cp बराबर होता है Cv+R। और फिर तो इसको सॉल्व ही करना था। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। धन्यवाद। इस प्रश्न के अनुसार दर्शाए गए VT आरेख में अपने को P1 तथा P2 के बीच में क्या संबंध है ये पता करना है। तो अपने यहाँ पे कह सकते हैं कि आदर्श गैस का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? PV=nRT। PV=nRT में यहाँ पे अपन कह सकते हैं आयतन V लिया है, यहाँ पे इसने T लिया है। V और T के बीच में अपन संबंध को देखें तो V कह सकते हैं कि NR/P×T। इसको अपन Y कह सकते हैं तो इसको MX की तरह बोल सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो ग्राफ बनेगा वो सरल रेखा होगा और उसके अंदर जो ढाल होगा वो आपका NR/P से दिया जाएगा। मैं ढाल की बात करूं तो ढाल होगा NR/P। और जिसका P कम होगा उसका ढाल ज़्यादा होगा, यानी P जिसका कम होगा उसका ढाल ज़्यादा होगा। तो अपन कह सकते हैं P2 के लिए ढाल ज़्यादा है, P2 कम होगा और P1 ज़्यादा होगा। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि P1 ग्रेटर देन P2 होगा। इस तरीके से अपन ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। सिंपल सा होता है कि VT ग्राफ आपको दिया हो, इसके जगह कुछ भी दिया हो तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि PV=nRT से यदि सरल रेखा बना रहा है तो ढाल का मान इसी तरीके से निकाला जाता है।